हेलो एवरीवन। इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम लोग एक फिर से नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप आज के लेक्चर के शीर्षक को देखें, आज के लेक्चर के हेडिंग को देखें। आज के लेक्चर की हेडिंग है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको हेडिंग की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपका हेडिंग है ब्रिटिश शासन का। तो शासन कैसे हो गया, ब्रिटिश शासन कैसे हो गया? पहले तो अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, मैं बार बार पिछले क्लासेस में लिख रहा हूं क्या, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और आज मैं आपको जो हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूं वो ब्रिटिश शासन का है। तो ब्रिटिश शासन की ऐसी कौन सी बातें थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, कैसे प्रभावित किया, वो आज के शीर्षक का विषय है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये BEIC से जो शासन तक का सफर है, हमने यद्यपि पिछले क्लास में कर लिया है, परंतु मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ये BEIC से शासन तक का सफर जो हो रहा है, इसमें इसकी जो जर्नी है वो मुगल काल के उत्तरोत्तर पतन के बाद जो नए नए हमारे राज्य विकसित हुए हैं, नए नए प्रांत विकसित हुए हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, क्षेत्रों में, उत्तर में और दक्षिण में भी, उन सारे हिस्सों में लोकल स्थानीय राजाओं से कभी युद्ध करके, कभी अलायंस करके, कभी उनके उत्तराधिकार के बीच में जो जंग चल रही, उत्तराधिकार का जंग चल रहा है, उसमें इंटरफेयर करके कैसे ये अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, कैसे अपने आप को स्थापित करते हैं, और अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं, पुर्तगाल और फ्रेंच की मुख्य रूप से, उनको हरा कर कैसे ये निर्णायक यूरोपीय कंपनी बनकर उभरती है। और इसी कंपनी की जो जर्नी है, इन सारे चीज़ों से होते हुए जो हमने पिछले 5-6 क्लास में देखा है, उन जर्नी से होते हुए ये जाके पहुंचती है कहाँ पे? ये पहुंचती है बंगाल के द्वैत शासन पर। बंगाल के द्वैत शासन को हमने कवर किया है, जिसमें जो आपको मैंने बताया था, पंजाब के विलय के बाद मैंने बताया था आपको बंगाल का विलय, भारत में बंगाल का विलय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल का विलय। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, BEIC में, जब बंगाल को इन्होंने आधिपत्य कर लिया था, आधिपत्य या प्रभुत्व कहें, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की नींव रखी थी। और उसके बाद जब 1764 में निर्णायक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, जिसमें इनके सैन्य कौशल को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, सैन्य कौशल भी इन्होंने साबित कर दिया था बक्सर के युद्ध में कि हम सैन्य कौशल भी हमारा बड़ा स्ट्रोंग है, हमारी सेना भी काफ़ी स्ट्रोंग है। तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ये निर्णायक रूप से ये स्थापित अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं बंगाल वाले क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है, जिसकी हमने व्यापक चर्चा की थी। और उसमें दो संधियां होती हैं, एक संधि 12 अगस्त को होती है मुगल इम्परर के साथ, मुगल सम्राट के साथ, और एक होती है 16 अगस्त 1765 को दूसरी इलाहाबाद की संधि। और ये कहाँ पे होती है, ये इनके किनके साथ होती है? ये होती है सुजाउद्दौला के साथ, अवध के नवाब के साथ, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। ये दो संधियां होती हैं 1765 में। और मुगल इम्परर के साथ जो संधि होती है 12 अगस्त को, प्रथम संधि, उसमें क्या मिल जाता है अंग्रेजों को? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इनकी दीवानी मिल जाती है। इनकी दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन का राइट मिल जाता है, टैक्स कलेक्शन, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है। और उसके बाद 1765 से क्या करते हैं, अपने जो मीर जाफर था उसको वापस बिठा देते हैं गद्दी पे, बंगाल की गद्दी पे नवाब बना करके। और वो एक तरह का कठपुतली शासक होता है, कठपुतली नवाब होता है। और वहां पे क्या लागू करते हैं? द्वैध शासन। रॉबर्ट क्लाइव लगा देता है वहां पे द्वैध शासन, जो हमने देखा था, ड्वेल सिस्टम, ड्वेल रूल। और 7 साल तक ये द्वैध शासन चलता है, 1765 टू 72 तक ये द्वैध शासन चलता है। और इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स जब 72 में आते हैं, तो वो द्वैध शासन को खत्म करके अपनी नई व्यवस्था लाते हैं। तो उन चीज़ों को, उन जो उसमें जो संक्रमण हुआ है, जो ट्रांजिशन हुआ है, उसी को आज हम लोग विस्तार में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने उस क्लास में चर्चा की थी कि इस पीरियड में जो आपका आर्थिक विकास होना था जो इंग्लैंड का, वो सबसे ज़्यादा भारत से होता है। 1765 से 72 के बीच में भारत से निर्यात होता है जो कच्चा माल है, और वहाँ पे उसको बना करके पूरे फाइनल एंड प्रोडक्ट को इंडिया के मार्केट में वापस लाया जाता है, जिससे कि उनको इकोनॉमिकल काफ़ी बेनिफिट होता है, इकोनॉमी को, इंग्लैंड की इकोनॉमी को, और भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्षति होती है।
और उसी पे एक उसको विस्तार से हम देखेंगे, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल के आती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपके आते हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जिसको दिया था दादा भाई नौरोजी ने, वो इसी पीरियड के बारे के बाद वो समीक्षा करते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते जा रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो ब्रिटिश कालीन भू राज्य व्यवस्था, तो हमने देखा कैसे वो कंपनी से जब द्वैत शासन आता है, लास्ट स्लाइड में देखा, जब द्वैत शासन आता है तो क्या करते हैं उसमें, द्वैत शासन में बंगाल में इनका बिहार बंगाल उड़ीसा तीनों के सूबे को मिला करके जो भी निजामत का अधिकार होता है और दीवानी राइट्स और निजामती राइट्स, ये दोनों अधिकार मिल जाते हैं किसको, कंपनी को मिल जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है ये दोनों राइट। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन, और निजामती मतलब आपका हो गया न्याय का, जस्टिस का हो गया, आपका आपका सैन्य मिलिट्री का हो गया, ये सब कुछ ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। और दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन का। और जो नवाब को दिया गया था वो दिया गया था प्रशासन संभालिए, आप लॉ एंड ऑर्डर बहाल कीजिए, वहां शांति व्यवस्था कायम कीजिए। जो जिम्मेदारी वाले काम थे वो दिए गए थे नवाब को, और जो धन की उगाही करनी थी या फिर जो अपना सैन्य शक्ति थी वो सब चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो इस तरह से आप देखें कि द्वैत शासन बस एक नाम का शासन था, इसमें 80% से ज्यादा पावर किनके हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो ये एक तरह से वास्तविक रूलर बन गए, दे बिकेम द रियल रूलर्स ऑफ बंगाल, और बस नवाब कठपुतली की तरह वहां पे शासन करते रहे। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आता है, 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आता है तो वो द्वैत व्यवस्था को खत्म कर देता है, और वहां पे फिर लाता है जमींदारी व्यवस्था, जो टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था है उसको अपने हिसाब से ये उसको चेंज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे वो कंपनी से शासन में आ जाता है, द्वैत शासन, और द्वैत शासन के बाद फिर एक तरह से वास्तविक शासक शासक बन के वहां पे बंगाल में ये अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो कुछ ये जर्नी थी छोटी सी, जब मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया कि कैसे वो कंपनी से शासक बन गए थे। इलाहाबाद की संधि उसमें एक मेजर मेजर उसमें एक पॉइंट है, और उससे पहले बक्सर का युद्ध ये भी एक मेजर इवेंट है इस घटनाक्रम में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था क्या थी। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे कि ब्रिटिश काल में भू राजस्व मतलब क्या हो गया आपका, लैंड रिवेन्यू। राजस्व क्या होता है, रिवेन्यू होता है। किसी भी शासन को चलाने के लिए, किसी भी नेशन को, स्टेट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, आर्थिक नीतियों की आवश्यकता होती है। तो ब्रिटिश जब शासन में आए, बंगाल में एस्टेब्लिश हुए, तो वो फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे कैसे हम लैंड रिवेन्यू कैसे उगाएं। तो रिवेन्यू जनरेट करने के जो डिफरेंट सोर्सेस थे, उसमें कृषि, जो आपका लैंड है, एग्रीकल्चर है, वो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स बन के निकला, स्रोत बन के निकला। कारण इसका क्या था, आप खुद देखिए उस समय में इंडिया में कोई वैसा साइंटिफिक डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा था, जो कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी नहीं हुआ था कि यहाँ पे कल कारखाने हों या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों या बहुत सारे फैक्ट्रीज हों। यहाँ पे एक बहुत ही एग्रीकल्चर, और यहाँ पे कुछ लोकल क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट जिसको कहते हैं, हस्तशिल्पी कहते हैं, ये सब चल रहा था, और हस्तकरघा उद्योग चल रहा था। और मेजर तौर पे जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी। आज भी आप देखें तो जो आपके भारत की जो आबादी है उसमें एक बहुत बड़ा 60% से ज़्यादा लोग अभी भी कृषि में लगे हुए हैं, जबकि इसका इकोनॉमी में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ही कम है। तो ब्रिटिश काल में भी कुछ यही स्थिति थी, उस समय तो और ज़्यादा कृषि पे ही आधारित पूरी संरचना थी, अर्थव्यवस्था थी। तो इन्होंने क्या किया, कृषि वाले पार्ट को पकड़ा। तो कृषि के लिए क्या चाहिए, जमीन। तो इन्होंने जमीन को पकड़ा और लैंड रिवेन्यू का सिस्टम डेवलप किया कि कैसे हम लैंड से, कैसे हम जमीन से धन उगाही करें। तो उसी में है कि आर्थिक नीति जो इनकी थी वो पूरी की पूरी एक तरह से किस पे डिपेंडेंट थी, भू राजस्व पे डिपेंड थी, लैंड रेवेन्यू को उगाही करने पे डिपेंडेंट थी। और इसमें क्या था कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नीतियां थी। आप देखिए इस मैप को, आपके मुख्य रूप से 3 अलग अलग मैप हैं, जिसमें आपका एक तो बनारस यूपी का जो पूर्वांचल वाला पार्ट है, बिहार हो गया आपका, झारखंड आज का हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, थोड़ा सा असम का पार्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब मिला करके जो बंगाल सूबा था, बंगाल प्रांत था, इसमें उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको हम अभी देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं उसको, या फिर परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं उसको, हम विस्तार से देखेंगे आज। तो यहाँ पे ये व्यवस्था थी। फिर आपका ये वाला जो वेस्टर्न आपका एरिया है,
कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और आज का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ सेंट्रल प्रोविंस जिसको मध्य प्रांत भी कहते हैं, कुछ गुजरात का हिस्सा, यहाँ पे एक व्यवस्था है, और एक नीचे रैयतवाड़ी, यहाँ महालवाड़ी और यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था है साउथ इंडिया में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इस तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन्होंने तीन अलग अलग व्यवस्थाओं को ओरिजिनेट किया, तीन अलग व्यवस्थाओं को जन्म दिया, ताकि हम टैक्स कलेक्शन इफेक्टिवली कर सकें। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि इनकी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नीतियां हैं। भू राजस्व व्यवस्था जो इनकी थी, वो क्या थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक नीति थी। क्यों? मैंने आपको बताया भी कि कृषि प्रधान व्यवसाय होने के कारण, कृषि प्रधान इंडिया का जो आपका कॉन्सेप्ट था उस समय, जो सारी जनता थी उसमें किसी कृषि में लगी हुई थी, तो जो टैक्स का, जो रेवेन्यू का जो सोर्स था वो कृषि ही था। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक नीति क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था इनकी। तो इन्होंने क्या किया? कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे किया वो हम बाद में भी देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, सीधे आ जाते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो इसमें कृषि का वाणिज्यीकरण आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्लाइड को देख करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास। तो इसका कृषि का वाणिज्यीकरण किया इन्होंने। विऔद्योगिकरण, विद विऔद्योगिकरण का मतलब हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्री थी, ऐसे तो इंडिया में उस समय इंडस्ट्री ही नहीं थी, लेकिन जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्री थी उन्होंने उसको भी नष्ट कर दिया। और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि कैसे यहाँ से कच्चे माल को अधिक से अधिक बल्क क्वांटिटी में जल्दी से जल्दी तीव्र गति से इंग्लैंड तक पहुंचाए, और वहां पे वही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सारे वही इंग्लैंड में होते थे, और वहां से फाइनल प्रोडक्ट बना करके फिर वापस वहां से निर्यात करें, और इंडिया में फिर आयात होकर के कैसे उसको यहाँ के बाजार में बेचें, और बाजार में बेचने से जो मुनाफा हो वो वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स और वहाँ के व्यापारियों को मिले। यही पूरी मंशा थी कहीं ना कहीं। और इसमें क्या था कि इसी क्रम में वो रेल का विकास करते हैं, रोड का विकास करते हैं, तार का विकास करते हैं, डाक का विकास करते हैं, मतलब संचार और यातायात के समस्त साधनों का विकास करते हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि भारत का भी विकास हुआ है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कह सकते हैं, अवस्थापना संबंधित सुविधाओं का विकास हुआ है। परंतु इनका जो मेन पर्पस था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसको विकास करने के पीछे, वो कोई भारत का विकास करना नहीं था, वो था अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को गति देना था और प्रभावी बनाना था। तो वही हम देखते हैं, व्यवसाय को तीव्र वो प्रभावी बनाने के लिए इन्होंने यातायात का विकास किया, इसमें रेल, रोड या पोर्ट, इन सब चीज़ों को सुचारू किया। ये करके हम सबको देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये देखिए, और इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गृह शुल्क करके था। गृह शुल्क, होम चार्जेज। ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम सिस्टम डेवलप किए वो तो किया ही, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई वो भी किया। साथ ही साथ जो भी खर्चे इनके थे, अनावश्यक खर्च थे, वो सारा खर्चा इंडियन सिस्टम पे झोंक दिया। जो ब्रिटिश, जो इंडियन पैसा था उसमें ही सारा उस पर लोड आने लगा, सारा भार आने लगा जो उनके खर्च थे। तो जो खर्च थे उनके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रख रखाव के, मेंटेनेंस के, देख रेख के, या फिर जो उनके कर्मचारी थे उनको पेमेंट का, पेंशन का, वो सब कुछ को एक कॉमन वर्ड दिया गया है, गृह शुल्क। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते थे पहले वो तो बड़े फैक्चुअल आते थे, लेकिन आजकल जब से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा जाने लगा है यूपीएससी के द्वारा और स्टेट पीसीएस के द्वारा, तब से इस चैप्टर का महत्व काफी बढ़ गया है। क्योंकि ये चैप्टर जो आपका है ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ये चैप्टर आपका है बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें फैक्ट आपको कम मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कैसे वो शिफ्ट हो रहा है आपका, कि कैसे शासक बने हैं, कैसे ब्रिटिश जो शासक बनने के तुरंत बाद ही वो भारत की व्यवस्था को, भारत की विशेषकर अर्थव्यवस्था को, और जिससे फिर बाद में हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था भी प्रभावित होने लगती है, उसको प्रभावित करना स्टार्ट करते हैं। तो उनके पीछे क्या क्या वजहें थी उसी को हम आज विस्तार से देख रहे हैं आज की क्लास में। तो ये आपका जो है भारत सरकार के गृह शुल्क, ये गृह शुल्क वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया। यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में भी ये पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन, कि गृह शुल्क में क्या क्या पार्ट आता था। तो इसको आप लोग देखें, गृह शुल्क वाले पार्ट को, कि इसको कहते थे होम चार्जेज। तो औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्क का तात्पर्य क्या था? कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो इंग्लैंड में बैठते थे, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो उनके द्वारा जो भी भारत सरकार की ओर से व्यय किया जाता था उसको एक कॉमन हेड में रखते थे, जिसको कहते थे होम चार्जेज कहते थे। उसको क्या कहते थे? होम चार्जेज। इसमें क्या क्या था? तो इसमें शामिल थे, होम चार्जेज में क्या क्या शामिल थे?
एक तो था भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज। इसको थोड़ा सा समझें आप। भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रेल का विकास कर रही थी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं था। उनके पास पैसा तो था ही जो लूट रहे थे, लेकिन क्योंकि इसमें रेल में एक व्यापक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने प्रमोट किया, जो अन्य कंपनियां थी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, उन्होंने उन यूरोपीय कंपनियों को भी प्रमोट किया कि आप लोग भारत में जो हम व्यवस्थाओं का व्यापार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको व्यापक बना रहे हैं, उसमें आप लोग भी इन्वेस्ट करें, उसमें आप लोग भी अपनी पूंजी लगाएं। और जिसमें से उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि हम आपको 5%, मिनिमम 5% आपको हम रिटर्न देंगे। आज भी आप देखते हैं कि लोग अपने पैसे जब वो कमाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एफडी में लगाते हैं, या कोई लोग गोल्ड खरीदते हैं, या कोई शेयर मार्केट में लगाते हैं, या कोई लैंड खरीदते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रिटर्न होता है, उसको उन्होंने फिक्स किया 5% की। इससे कम अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो फिर कंपनी हट जाना भरेगी, कंपनी आपको पैसा देगी, लेकिन इसमें इससे कम आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इतना तो मिलेगा ही, जो मिनिमम इंश्योर किया गया, निश्चित किया गया उनको रिटर्न को। तो बहुत सारी कंपनियों ने पैसा लगाया था रेल के विकास के लिए, सड़क के विकास के लिए, जो पोस्टल और अदर का तार का टेलीग्राम का विकास था, इन विकासों में बहुत सारा जो पैसा लगाया था ब्रिटेन के अनदर कंपनियों ने, दूसरे कंपनियों ने, उसको दिए गए ब्याज के रूप में जो भी खर्च होता था उसको भी होम चार्ज में रखते थे। किस में रखते थे? होम चार्ज में। तो यही था कि पब्लिक ऋण, सार्वजनिक ऋण और निवेश। दूसरा, आपको भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत। जो भारत में जो उनका एस्टेब्लिशमेंट था, उसमें वो सैनिक और अन्य सामग्री जो देते थे, उसकी लागत है, उसको भी होम चार्ज में ही जोड़ते थे। फिर भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क। जो भारत के कारण, जो ब्रिटिश का जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, उसके कारण इंग्लैंड में जो नागरिक, जो सिविलियंस है, जो सिटीजन्स हैं, और जो मिलिट्री शुल्क, जो आपके शुल्क लग रहे हैं, चार्जेज लग रहे हैं, उसको भी ये होम चार्जेज में ही इंक्लूड करते थे। उसके बाद राज्य सचिव, क्या है ये? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका सारा खर्चा, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा खर्चा दो वर्ष दो 1919 तक इसी खर्चे में जोड़ा जाता था, होम चार्जेज में। आप सोचिए, आज भारत का सबसे बड़ा सचिव कौन होते हैं? भारत के कैबिनेट सचिव। स्टेट में सबसे बड़े सचिव होते हैं चीफ सेक्रेटरी। स्टेट के सबसे बड़े सेक्रेटरी होते हैं आईएएस, सीनियर मोस्ट आईएएस, उनको कहते हैं चीफ सेक्रेटरी। और जो सेंटर में स्टेट इंडिया में होते हैं, वो कहलाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। अब आप सोचें कि स्टेट का, इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी कोई आपका, वो अमेरिका में बैठा हो या इंग्लैंड में बैठा हो, और वहां से वो गवर्न कर रहा हो, और उसको सारे खर्चे भारत के पैसे से दिया जाए। तो कुछ यही सब व्यवस्था थी उस समय कि इंग्लैंड में जो राज्य सचिव बैठता था, इंडिया का स्टेट सेक्रेटरी, उसके उस पर होने वाले सारे व्यय, उनका पेंशन, उनकी सैलरी, उनका प्रमोशन, उनके प्रिविलेजेस, जो विशेष अधिकार मिलते थे, वो सारा, उनकी सुविधाएं, दी जाने वाली सुविधाएं, उस सब में जो खर्चा आता था, वो गृह शुल्क, होम चार्जेज में ही इंक्लूड किया जाता था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा जो यूरोपीय ऑफिसर नियुक्त किए जाते थे, भारत में भी और इंग्लैंड में भी, उनको दिए जाने वाले जो सैलरी थी, पेंशन था, भत्ते थे, जो अलाउंसेस थे, वो भी पैसे जो थे वो सब आते थे होम चार्जेस में। और लास्ट एक पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए, जो एग्जाम में पूछा भी गया, हम लोग आगे देखेंगे क्लास के लास्ट में, कि भारत के बाहर जो अंग्रेज युद्ध लड़ते थे, भारत के बाहर जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उनका युद्ध होता था, अलग अलग कंट्रीज के साथ और अलग अलग लोकल शासकों के द्वारा, तो उन युद्धों में जो अंग्रेजों द्वारा खर्चा होता था, उस खर्चे को नहीं जोड़ते थे इसमें, वो इसका पार्ट नहीं था। तो दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ होम चार्जेज। बाकी सब पार्ट था होम चार्जेस का, लेकिन ये पार्ट नहीं था। तो एक जगह पूछा जाता है कि ये पार्ट था कि नहीं था। तो भारत द्वारा जो बाहर में युद्ध लड़े गए, भारत के बाहर जो युद्ध लड़े गए अंग्रेजों द्वारा, उसमें जो निधि प्रयोग में लाई जा रही है, जो खजाना प्रयोग में लाया जा रहा है, उसको गृह शुल्क में, होम चार्ज में नहीं जोड़ते थे। ठीक है। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट और आपका इसमें टर्म आता है होम चार्जेस के अलावा, इंपीरियल प्रेफरेंसेस। इंपीरियल प्रेफरेंसेस, इंपीरियल मतलब क्या होता है? साम्राज्यवादी। तो इंपीरियल प्रेफरेंसेस मतलब, उनको प्रेफरेंस मतलब होता है क्या, कि हम उनको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, कुछ फ्री में दे रहे हैं। तो वो प्रेफरेंस देते हैं, उनको वरीयता देते हैं, उनको वरीयता मतलब प्राथमिकता देते हैं उनको। इसका आप थोड़ा सा आप देखें कि इसमें इसका जो सिग्निफिकेंस है, वो है आपके व्यापार में। आपका यहाँ से कच्चा माल जाता था बाहर इंग्लैंड, और वहाँ से जब
फाइनल प्रोडक्ट बन के वहाँ के कल कारखानों से आता था, तो वहाँ तो लोगों को रोजगार मिलता था, वहाँ के लोगों को मुनाफा होता था, और जब वहाँ से निर्यात होता था भारत के लिए, तो ये क्या उसमें टैक्टिक्स लगाते थे, क्या उसमें दिमाग लगाते थे, जिससे कि आपको वहाँ वाला पैसा तो वहीं रह जाता था, लेकिन यहाँ वाला ज़्यादा पैसा यहाँ से जाता था ट्रांसफर होकर के। तो इसी को कहते हैं इंपीरियल प्रेफरेंसेस, कि अब हमारे हाथ में चीज़ें हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसी ऐसी नीतियां बनाएंगे, ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे कि हमारे फेवर में वो हमसे से अधिक धन हमारे लिए जनरेट करे, उत्पन्न करे। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब ये था, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, कि भारत में ब्रिटिश आयात, भारत में जो फाइनल प्रोडक्ट बन के ब्रिटेन से आता था, तो अब वहां से जब आता था तो वो टैक्स अगर उसमें जोड़ देते बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ महंगी हो जाती। अब अगर यहाँ महंगी हो जाती है तो उसको क्या, महंगा कोई सामान खरीदता नहीं, तो इससे क्या होता है, वो प्रभावित होता है, वो बिकता कम। तो इसलिए वो क्या दिमाग लगा दिए कि वहाँ जब सामान बन के एंड प्रोडक्ट आएगा, तो उसमें आयात में बिल्कुल मिनिमम शुल्क रखेंगे। अभी आप देखिए 100 रुपये का सामान अगर भारत में आता है, तो अगर उस पर हम टैक्स वैक्स लगा दें, जीएसटी लगा दें और अन्य तमाम तरह के जो टैक्सेस होते हैं वो सब लगा दें, तो हो सकता है कि उसमें 25 रुपये और बढ़ जाए उसकी लागत, तो उसकी लागत हो जाएगी 125। और जब 125 रुपये उसकी लागत होगी तो बाजार में जब जाएगा तो इससे तो ज़्यादा प्राइस में ही वो बिकेगा। तो जब ज़्यादा प्राइस होगी तो क्या होगा, मार्केट में उसकी खपत कम होगी, कम लोग खरीदेंगे, बायर्स कम मिलेंगे अगर लागत ज़्यादा होगी तो। इन्होंने क्या किया कि 100 रुपया तो ठीक है, कांस्टेंट है, कि जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसका जो फाइनल जो बनाने में खर्चा हुआ मिला करके और प्रॉफिट मिला, तो उन्होंने ये रखा 100 रुपया। अब उसको जब निर्यात किया इंग्लैंड से और जब भारत में उसका आयात हुआ, तो इन्होंने 25 रुपये जो टैक्स लगना चाहिए था, और ये टैक्स क्या था, ये टैक्स लगने से भारत की अर्थव्यवस्था सुधरती, भारत का रेवेन्यू स्ट्रांग होता है, भारत का राजस्व स्ट्रांग होता है, क्योंकि 25 रुपये किस में गए, भारतवर्ष में आए ये 25 रुपये। इन्होंने क्या किया, इस 25 रुपये को 5 रुपये कर दिया, या कई बार जीरो भी कर दिया, कि 100 रुपये का सामान आएगा मार्केट में और सिर्फ 105 में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या 101 में, 102 में, या 100 में ही, एक पैसा भी नहीं लगाएंगे हम उस पर एक टैक्स। तो इससे ये वाला पैसा जब भारत में नहीं आया, तो ये तो भारत के राजस्व को हानि हुई, भारत के रेवेन्यू को हानि हुई। लेकिन उसको क्या फायदा हुआ कि 105 रुपये में जब सामान बाहर में आ जाएगा, ब्रिटेन का जो फाइनल प्रोडक्ट है, तो इसके बायर ज़्यादा होंगे, इसको खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, क्रेता ज़्यादा होंगे इसके भारत के बाजार में। तो ये थी इनकी पॉलिसी, कि भारत के रेवेन्यू का क्या हाल हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके, लोगों में पहुंचे। तो इसको कहते हैं आयात में, ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए जो किया जाता था उसको कहते हैं इंपीरियल प्रेफरेंसेस। और दूसरा इसी के क्रम में एक चीज़ और भी है, वो है कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क लिया जाता था, जबकि भारत के निर्यातों पर जब एक्सपोर्ट यहां से होता था, तो उसमें भारी शुल्क लिया जाता था। जिस चीज का हम एक्सपोर्ट करते हैं यहां से भारत के निर्यातों पर, उस पर भारी शुल्क लिया जाता था। इससे क्या होता था कि वो पैसा वहां पहुंचता था, ज्यादा शुल्क लिया जाता था, तो कि जब यहां से निर्यात कर रहे हैं कोई सामान 100 रुपये का, और उस पर मान लीजिए कि हम 5 रुपये का शुल्क लगाते हैं, तो वहां पे 105 रुपये में आता। तो इन्होंने क्या किया उस पे, ये कच्चा माल है तो इसमें क्या करते थे, ये 100 रुपये पे 25 रुपये का शुल्क लगा के भेजते थे, ताकि 125 रुपये में वहां पहुंचे और वहां पे ज्यादा पैसा वहां पे आए। तो जो यहाँ पे ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था भारत के निर्यातों पर, तो भारत के जो निर्यात होते हैं उसको खरीद ही नहीं पाएंगे। भारत के जो निर्यात वहां पे जाएंगे तो उसको इतना महंगा कर दो कि वहां के लोग इसको खरीदे ही ना। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, भारत के जो निर्यात है, मान लीजिए भारत से कोई हस्तशिल्पी यहाँ की बड़ी अच्छी थी, या पेंटिंग कोई बहुत अच्छी है, या फिर आप मान लें कोई कृषि प्रोडक्ट मान लें आप, कि भारत के आम बड़े अच्छे हैं, भारत के आम बड़े अच्छे हैं, और इसको मान लीजिए प्रमोट करना हो ब्रिटेन के मार्केट में, तो ये क्या करेंगे, जब यहाँ से आम जाएगा तो वहाँ सस्ते में कम शुल्क लगाएंगे ब्रिटेन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सस्ता मिले तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। पर वहाँ उल्टा करते थे, जो भारत से सामान ब्रिटेन में जाता था, उसको अगर आम यहाँ से 100 रुपये का आम गया, तो वहाँ पे जब इंग्लैंड में उतरा 100 रुपये का आम, तो वहाँ ये 50 रुपये का हैवी ड्यूटी लगा दिया इन्होंने, और वो आम हो गया 1 किलो 150 रुपये का आम। मैं एक रफली आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, कि 150 रुपये का ही आम हो गया। अब जब 100 रुपये का जब आम होता है मार्केट में, इंग्लैंड के मार्केट में, तो जो खरीदने वाले 50 लोग होते, अब जब 150 का हो गया तो खरीदने वाले 50 भी नहीं रहेंगे, अब वो मुश्किल से 20 लोग रहेंगे।
तो क्या करते थे, डिस्करेज कर रहे थे, वो हतोत्साहित कर रहे थे भारतीय प्रोडक्ट को ब्रिटेन में जाने से, ताकि उनको कंपटीशन ना मिले भारत की चीज़ों से। एक तो ऐसे ही भारत में बहुत कम चीज़ें थी जो वहाँ पे निर्यात होती थी, वहाँ के मार्केट में पहुँचती थी। भारत से मैक्सिमम जो माल जाता था वो कच्चा माल जाता था, जो उनके सीधे मार्केट में नहीं आता था। वो वहाँ के कल कारखानों में पहुँच के, फैक्ट्री में पहुँच करके वहाँ पे उससे बनाया जाता था एंड प्रोडक्ट, और उसे बेचा जाता था भारत के मार्केट में, या फिर अन्य देशों के जो उनकी कॉलोनीज थी वहाँ के मार्केट में, या चीन में अफीम भेजते थे ये, या फिर चाय भारत में उगा करके वो बाहर अन्य कंट्रीज में भेजते थे। तो ये सब करते थे वो। लेकिन भारत के सामान को या किसी अन्य देश के सामान को अपने कंट्री में वो ज़्यादा इनकरेज नहीं करते थे, उसको बेचने के लिए मार्केट को बड़ा हर तरफ से टाइट कर देते थे। तो ये था उनका फेवरेटिज्म। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, भू राजस्व व्यवस्था का उदय। दोस्तों मैंने ये आपको पूरी कहानी बताई थी अभी कि क्या क्या हुआ है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, फिर उसके बाद संधि होती है, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को। उसमें मुगल सम्राट द्वारा क्या दिया जाता है, शाह आलम द्वितीय, ये है मुगल सम्राट वहाँ पे। तो वो क्या दे देते हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा से भू राजस्व की दीवानी प्राप्त करने का अधिकार ब्रिटिश को मिल जाता है। टैक्स कलेक्शन का अधिकार इनको मिल गया। उसके बाद फिर ये बंगाल, इन इसमें तीन में आपको टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल गया। और क्लाइव द्वारा क्या करते हैं, ये बंगाल में द्वैत शासन लगाते हैं, जिसकी हमने चर्चा की व्यापक रूप से भी। राजस्व वसूलने के लिए, हाँ ये तीन नाम आपको बताए थे मैंने। राजस्व वसूलने के लिए आप लोग बताइए कौन कौन से ये तीन नाम हैं। आज की क्लास का मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मोहम्मद रजा खान को किस सूबे का बनाया गया था दीवान, राजा सिताब राव किस सूबे का बनाया गया था, और राय दुर्लभ को किस सूबे का बनाया गया था। ठीक है। तो दीवानी और निजामती अंग्रेजों के पास आ गया था द्वैत शासन में, और बाकी लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन, शांति बहाली, ये सब नवाबों के पास था। जो जिम्मेदारियों वाली बातें थी उनके पास था। और जो सैन्य और जो सेना थी वो अंग्रेजों के पास आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई थी। जो आपका धन उगाही के सिस्टम थे, राजस्व प्राप्ति के सिस्टम थे, वो किसके पास आ गया था, अंग्रेजों के पास आ गया था द्वैत शासन में। तो ये कंपनी से कहाँ चले गए थे, शासन में चले गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए थे। और 72 में फिर क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स आते हैं। ये रहे आपके वारेन हेस्टिंग्स 72 में आकर के ये द्वैत शासन को समाप्त कर देते हैं, ड्यूअल सिस्टम को समाप्त कर देते हैं। और फिर ये टैक्स कलेक्शन के अपने नए नए नियम बनाते हैं। तो देखिए इस कड़ी में क्या होता है दोस्तों, पंचशाला व्यवस्था शुरू होती है पहले। इसका विवरण बड़े कम आपको सोर्सेस से मिलेगा, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, स्टेट वगैरह में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। पंचशाला व्यवस्था, पंचशाला व्यवस्था क्या थी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये जमीन के टुकड़ों को नीलाम करते थे। फिर से सुनिए, राजस्व वसूलने के लिए खुद नहीं वसूलना चाहते थे, ये एक इंटरफेस रखना चाहते थे। एक इंटरफेस मतलब मीडिएटरी रखना चाहते थे कि सीधे हम यहाँ के लोकल किसानों से पैसा ना वसूलें, कोई बीच का जमींदार आ जाए या कोई बीच के लोग आ जाए जो इनको उन किसानों से पैसा वसूल के ला के लास्ट में दे दें। ये थी इनकी नीति। तो पंचशाला में क्या किया इन्होंने, जमीन को टुकड़ों में बांट दिया। एक बड़े मान लीजिए भूभाग को, इतना बड़ा भूभाग है, इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। और उसको टुकड़ों में बांटने के बाद इसको नीलामी कर दी 5 साल के लिए, कि ए हो गया, बी हो गया। तो ए टुकड़े के लिए आप क्या बोली लगा सकते हैं, तो जो मार्केट में जमींदार हैं या जो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें क्या हो गया कि हम लोग होड़ लग गई बोली लगाने की, कि हम आपको 100 रुपया देंगे, कोई 50 रुपया, मान लो उस समय तो लाखों में या हजारों में बात होती होगी। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि किसी ने बोला कि 100 रुपया, किसी ने 105, किसी ने 200। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा कि 5 साल में हम हर वर्ष आपको इतना इतना रुपया ला के देंगे कर के रूप में, उनको ये क्षेत्र मिल जाता था जमींदारी के रूप में। उनको ये क्षेत्र मिलता था जमींदारी के रूप में 5 साल के लिए। फिर रोटेट करना चाह करते थे वो उसको, कि अगले 5 साल के लिए फिर कोई और आ जाएगा जो उससे बड़ी बोली लगा देगा। तो 5 5 साल के लिए इन्होंने जमीन को जमींदारों को देना शुरू कर दिया। जबकि इसके पहले क्या था कि एक बड़े जमींदार होते थे, वो टैक्स कलेक्शन करके सीधे नवाब को पहुंचाते थे। इससे जो जमींदार वर्ग थे, बड़े जमींदार, पुराने जमींदार, मुगल काल के जमींदार थे, या जो बंगाल में नवाब थे उसके समय के बड़े बड़े जमींदार थे, संरक्षक संरक्षक थे जो, तो उनको बड़ा नुकसान हुआ। इससे क्या है कि एक कंपटीशन बढ़ गया, कोई भी आके बोली लगा रहा है। अब उसमें क्या है, जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो वहाँ पे जा करके किसानों से ज़्यादा कर वसूलेगा, क्योंकि जब 200 रुपया दे रहा है, मान लीजिए 100 रुपये देना था और 150 200 रुपये देने का बोल के आया है प्रतिवर्ष 5 साल में। तो अब 200 रुपया वसूलने के लिए वहाँ के लोकल किसानों से बहुत ज़्यादा वो उसको प्रताड़ित भी करेगा, बहुत ज़्यादा उसको बाध्य भी करेगा। बहुत स्ट्रांग उसके जो रेसिस्टेंस होंगे कि किस तरह से हम बहुत ज़्यादा इनसे पैसा उगा लें। तो इससे किसानों की दुर्दशा हो गई, इससे किसानों की दुर्दशा हो गई। एक तरह से क्या लग गया, ठेकेदारी शुरू हो गई। क्या हो गई, ठेकेदारी। आज भी देखिए आप, ऐसे पुल बनाना है किसी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पुल आता है, 2 रोड जा रही है, उसके बाद दोनों में बीच में नदी है,
तो उसमें जो पुल बनाना है, अब उसमें क्या होती है, विभिन्न कंपनियां आती हैं, वो बोलती हैं हम इतने में बनाएंगे, हम इतने में बनाएंगे। 10 करोड़ का टेंडर होता है, 5 करोड़ का टेंडर होता है। तो उसमें देखा जाए तो जो कंपनी सबसे कम रेट में बनाएगी उसी को टेंडर मिलता है। तो यहाँ पे उल्टा था, इसमें था कि जो कंपनी या जो जमींदार आके बोलेगा कि सबसे ज्यादा पैसा हम देंगे प्रतिवर्ष, उसी को वो मिल जाता था 5 साल के लिए। और उस क्रम में वो क्या करता था कि उतना पैसा वसूलने के लिए किसानों पे जुल्म ढाता था। उनके कभी कभी उनके प्रोड्यूस का 80-90% उठा लेते थे। बताइए, 10% अपना जो आपने उपजाया है अपने खेत में, उसका 10% भी आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो फिर उस किसान का क्या फायदा? वो किसान तो बाद में मजदूर बन जाएंगे। और यही होना स्टार्ट हुआ इसके बाद, जो हम देखते हैं। तो फिर क्या हुआ, जमींदार जो पुराने संरक्षण में थे, मुगलों के या बंगाल के नवाबों के, वो पुराने जमींदार बड़े परेशान हो गए, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया। जब विरोध करना स्टार्ट किया तो फिर बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं और उन्होंने पंचसाला को बंद कर दिया, मतलब 5 साल वाले प्रोसेस को बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि एक बार आप बोली लगा दो और आप अस्थायी रूप से इसको लो और हमें प्रतिवर्ष ला करके देते रहो पैसा। समाप्त कर दिया इस पंचसाला व्यवस्था को, 5 साल वाले को, और भू राजस्व वसूलने की अलग प्रणाली की शुरुआत की, जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त। ये 5 साल वाला नहीं रहेगा, अब ये अस्थाई रहेगा। परमानेंट सेटलमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। इसके 2-3 और नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको आज दिखाऊंगा क्वेश्चन जो आ रखे हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं माल गुजारी भी कहते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। बिहार में इसको माल गुजारी भी कहते थे। तो माल गुजारी यही था आपका, माल गुजारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। जागीरदारी भी कहते थे इसी को, जागीरदारी भी इसी को कहते थे। तो मालगुजारी नाम था इसका, जागीरदारी था, इस्तमरारी था, स्थाई बंदोबस्त था। ये सब नाम थे इसे कुछ। किसी भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह सिस्टम लगाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अन्य क्षेत्रों में क्या लगाया गया था? रैयतवाड़ी या महालवाड़ी से। और इसमें क्या थे, जमींदार जो थे बिचौलिए बन गए थे। जमींदार क्या थे? ब्रिटिश और जो स्थानीय लोग थे या स्थानीय कृषक थे उनके बीच इंटरफेस बन गए थे, बिचौलिए बन गए थे। इस स्लाइड में हम लोग विस्तार से देखेंगे कि कौन कौन से सूबे में, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी व्यवस्था थी, और उनमें जो मुख्य बिंदु हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त जो है ये, इसमें आपकी शुरुआत किसने की थी इसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ये किस एरिया में था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र विशेषकर, बनारस, और कर्नाटक का उत्तर वाला क्षेत्र जिसको कुर्ग भी कहते हैं, कुर्ग वाला एरिया जो है, वहां पे कुर्ग में, उत्तर कर्नाटक में भी इसको लागू किया गया था। ये पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा भारत का हिस्सा था, पूरा भूभाग था, जमीन का एरिया था, लैंड एरिया था, उसके लगभग लगभग 1/5 भाग में, 19% भाग में ये व्यवस्था लागू थी, अस्थाई बंदोबस्त वाली व्यवस्था लागू थी। इस पर क्या था? भूमि पर स्वामित्व किसका था? जमींदारों का था। भूमि किसानों की नहीं होती थी, भूमि जमींदारों की होती थी। और अगर कोई जमींदार जिस रेट पे तय हुआ है अस्थाई बंदोबस्त में, जो रेट तय किया गया था, अगर वो रेट देने में चूक गए अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक तय डेट को, एक डेट निर्धारित होती थी हर साल की इस डेट में ला करके आपको इतना पैसा देना है सनसेट के पहले। इसमें एक सनसेट लॉ भी आता है, पूछा नहीं गया एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सनसेट लॉ कहते हैं कि एक निर्धारित तिथि को सूर्यास्त के पहले अगर जो पैसा तय हुआ है उतना अगर देने में आप अक्षम रहे, असमर्थ रहे, तो आपसे फिर वो जमीन वापस ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी और वापस उसकी नीलामी कर देगी किसी दूसरे जमींदार को, जो उससे या उससे ज्यादा बोली लगा सके, उसके बराबर या उससे ज्यादा बोली लगा सके। तो ये था आपका भूमि पर स्वामित्व तो जमींदारों का था, और सनसेट लॉ मैंने बता दिया आपको। फिर ब्रिटिश सरकार को राजस्व का उत्तरदायित्व जमींदार पर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व देना था, वो उसमें ब्रिटिश कहीं उसको उनको मतलब नहीं था, वो सारी जिम्मेदारी जमींदारों की थी कि आप किसान से लड़ाई करें, झगड़ा करें, उनको दबाएं, उनका शोषण करें, जो भी करना करें अपने लेवल पर रखें, मुझे बस इतना पैसा लाके आप दे दें। तो ये था आपका अस्थाई बंदोबस्त। फिर दूसरा आपका रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ था? ये मद्रास प्रेसिडेंसी में था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत करी थी, किसकी शुरुआत करी थी? थॉमस मुंडो ने। थॉमस मुंडो और एक रीड, इन दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। पूछा जाता है एग्जाम में भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 1820 में शुरुआत हुई थी इसकी, इसके बाद हुई थी, अस्थाई बंदोबस्त के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में, असम में कुछ क्षेत्र में, और कुछ मुंबई की प्रेसिडेंसी के भी क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी।
इसमें अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो समस्त भूमि थी भारत में, उसके 51% भूभाग पर ये नियम था। लगभग आधा से ज्यादा जमीन पे ये नियम चल रहा था, रैयतवाड़ी प्रथा चल रही थी। भूमि का मालिक इसमें किसान होता था। दिस इज वेरी गुड। इसमें क्या था, कम से कम कि भूमि का जो मालिक होता था वो किसान होता था, और इसमें कोई इंटरफेस नहीं था, कोई बिचौलिया नहीं था इसमें। तो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? जमींदारों की नहीं होती थी, वो खुद किसानों की होती थी, खुद किसान ला के देते थे। परंतु इसमें जो कर का दर था वो बहुत ज्यादा था, वो 30 से 50% तक दर था। परंतु फिर भी सीधे अगर किसान रहेंगे तो उससे क्या था कि उससे कुछ बेटर कर सकते हैं किसानों के लिए, क्योंकि इसमें बीच वाला जो था वो भी तो कुछ अपना हिस्सा रखेगा। अगर 100 रुपया दे रहा है अंग्रेजों को, तो हो सकता हो किसान से 120 रुपया वसूल रहा होगा, जिससे कि 20 रुपया खुद अपने पास रखे। तो इसमें कम से कम किसान सीधे आते थे देने के लिए, तो इसमें कुछ रियायत थी। तो ये थी रैयतवाड़ी प्रथा। और लास्ट में एक था थर्ड, महालवाड़ी। महालवाड़ी प्रणाली थी। ये हॉल्ट मैकेंजी ने विकसित किया था 1833 में, और ये उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में था, मध्य प्रांत में और पंजाब में महालवाड़ी प्रथा थी, प्रणाली थी। इसमें 30%, लगभग एक तिहाई भूभाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस सिस्टम के अंदर था, इस प्रणाली के अंदर था। इसमें क्या था कि कुछ जमीनों को मिला करके एक गांव का अधिकार, उसे गांव की जमीन कहते थे, ग्राम सभा की जमीन कहते थे उसको। वो गांव का अधिकार होता था उस जमीन पे। और उस जमीन पे क्या होता था कि गांव के जो मुखिया थे, समस्त गांव का, ये कहते हैं कि जो गांव के प्रतिनिधि होते थे, उनका उस पर अधिकार होता था। उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो उससे टैक्स वसूल करके जो भी पैसा आ रहा है टैक्स में, वो लेकर के अंग्रेजों को दे दें। तो इसमें क्या था कि कुछ जमीन को मिला करके एक महाल बोलते थे, और उसमें राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखियाओं की थी। इसमें कर की दर भी 50-55% के आसपास थी। तो ये तीन व्यवस्थाएं थी, इन तीनों को आप बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं ये, और इससे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो भू राजस्व की इन प्रणालियों का प्रभाव क्या हुआ, इसका हमने देखा था। इसका प्रभाव क्या हुआ, कैसे यहाँ के किसान अपने ही खेत में, जो उनके किसान थे वो मजदूर बन गए। तो कृषि का क्या हो गया, पहले तो वाणिज्यिकरण हो गया। कृषि का क्या हो गया, कॉमर्शलाइजेशन हो गया। कॉमर्शलाइजेशन में क्या हुआ कि किसानों में जो परंपरागत खेती करने की जो टेंडेंसी थी उसको इन्होंने प्रभावित किया। इन्होंने क्या किया कि किसानों को उस चीज की खेती करने के लिए मजबूर करते थे जिस चीज से उनको व्यक्तिगत फायदा हो। नकदी फसलों की खेती करवाने के लिए वो उसको प्रश्रय देते थे। वो किसानों को प्रमोट करते थे, प्रमोट नहीं करते थे, कंपेल करते थे, बाध्य करते थे। पारंपरिक फसलों की जगह नगदी फसलों को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, नगदी फसलों को प्रोत्साहन मिला। नगदी फसलों मतलब नील हो गया, चाय हो गया, अफीम हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, जिससे कुछ एंड प्रोडक्ट बने, जिसका लास्ट में बाद में जाकर के। तो उन फसलों को कच्चा माल अपना बेचने के लिए, और अपने जो व्यापार थे, जैसे चाय, ये चाइना में खूब जाता था, अफीम इनका ये भी चाइना में बहुत जाता था। तो इन चीजों को उपजाने के लिए उन्होंने यहाँ के जमीन, यहाँ के किसानों को यूज करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, परंपरागत खेती जब नष्ट हुई तो उससे पूरा चैन एक प्रभावित हुआ, पूरी श्रृंखला बाधित हो गई। तो उससे अकाल पड़ने लगे, सूखे अकाल पड़ने लगे, अकालग्रस्त होने लगा। और उससे कई एक एक बार में कई कई लोग, मतलब लाखों की संख्या में लोग मरने लग गए इस अकाल से। बंगाल में एक अकाल हुआ था आपकी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट अकाल था। तो ये सब जो अकाल पड़ने लगे, इन सारी नीतियों की वजह से ही होने लगे। इसमें किसान जो थे अपने ही खेत में क्या बन गए, मजदूर बन गए, अपने ही खेत में मजदूर बन गए। आप देखें 1773 में क्या हुआ था कि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि अफीम की खेती का एक अधिकार ले लिया था, कि अब हम अफीम की खेती खुद करवाएंगे। और खुद करवा क्या करते थे, ये किसानों को एक सर्टेन, उनका जो पूरा लैंड, मान लीजिए अगर 10 बीघा जमीन है तो उस पर 2 बीघे 4 बीघे पे किस तरह की, किस क्षेत्र में नीतियां, उसके अनुसार उनको उतने बड़े खेत में अफीम की खेती करनी ही होती थी। और बंगाल के जो मेन उत्पाद क्या था, कपास की खेती बहुत होती थी। तो कपास वाले खेत, जो प्रोडक्ट होते थे, जो उत्पाद होता था, उसको थोक में इंग्लैंड भेजने लगे। और इंग्लैंड में जब कपड़ा बन के, टेक्सटाइल बन के आता था, आप वहाँ देखेंगे मैनचेस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है इंग्लैंड का, वहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सिटी था वो। तो वहाँ पे यहीं से जाता था सारा कपास, कच्चा माल, और वहाँ पे एक विश्व स्तर का आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुआ इंग्लैंड में। और उसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए था बंगाल को, जो कि बिल्कुल नहीं मिला। यहाँ के किसान कंगाल हो गए, दरिद्र हो गए, और वहाँ पे वो मैनचेस्टर बन के उभर गया, इंटरनेशनल मार्केट बन के उभरा। और वहाँ कपड़ा वहाँ से बन करके आता था, और भारत के बाजार में बहुत महंगा बिकता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको यहाँ लेके आती थी और बेचती थी।
और वो दुनिया के अलग अलग देशों में जहां उनकी कॉलेज थी वहां भी इसको बेचती थी। लेकिन जहां से प्रोडक्ट जा रहा है उसे कोई नहीं पूछता था। इसी क्रम में क्या हुआ, 1813 में का जब चार्टर आया, 1813 का चार्टर एक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडियन चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई। मूल रूप से जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई वो यहीं से, इस चार्टर एक्ट से ही इसको बल मिला। इसमें कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई। कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई दो चीजों को छोड़कर। एक तो चीन के साथ व्यापार करने का जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मिल रखा था, और चाय वाला, तो चीन और चाय ये दोनों पॉइंट छोड़ दिया जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई। अब सारी कंपनियां जो ब्रिटेन में थी वो चाहकर चाहें तो भारत में आकर के व्यापार कर सकती हैं, वो आयात निर्यात कर सकती हैं, अपने प्रोडक्ट को भारत के बाजार में बेच सकती हैं। तो इससे और बहुत ज़्यादा मार्केट, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप हो गया इंडिया के मार्केट में। अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इसको कहते हैं फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, जब बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आ गई व्यापार करने के लिए, जब एक कंपनी से ही यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज थे, छोटे छोटे क्राफ्ट थे, इंडस्ट्री भी नहीं कह सकते बड़े स्केल का, जब वो एक कंपनी से नहीं टकरा पा रही थी, नहीं टक्कर ले पा रही थी, तो जब बहुत सारी कंपनी आ जाएंगी तब तो बिल्कुल ये समाप्त ही हो गई। तो ग्रामीण हस्तशिल्प की जो नीति थी, जो यहाँ पे जो डेवलप हुआ था, कई शतक सदियों में हुआ था, उसको झटका लगा, वो खत्म हो गया। इसी क्रम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रथा थी ददनी प्रथा। ददनी प्रथा कहाँ था, जुलाहों का एक प्रथा था। बनारस के पास आज भी बहुत सारे जुलाहे पाए जाते हैं, तो उनके बीच एक प्रथा थी। वो क्या करते थे, इसमें अंग्रेज क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि उनको शुरू में ही आकर के कुछ बानगी दे देती थी कंपनी, कि आप ये पैसा पकड़ लें और एक अमुक तारीख को अमुक मात्रा में आपको इतना सप्लाई करना है, कपड़े सप्लाई करना है। उनको क्या दिया जाता था, कॉटन दे दिया जाता था, कॉटन, कि कॉटन आपको दे दिया गया है, और कुछ पैसे स्टार्टिंग में दे दिए जाते थे। तो बेचारे पैसों के लालच में तुरंत वो काम भी पकड़ लेते थे, लेकिन इतना ह्यूज काम होता था, ह्यूज काम होता था, और उसके एवज में जो पैसे मिलते थे वो बहुत ही नगण्य होता था। तो एक तरह से मजदूर बहुत प्रताड़ित हुए थे इसमें। और ये कपड़े जब बना के देते थे, एक तय तिथि को, निर्धारित तिथि को देना पड़ता था इनको बना करके। इसमें कई बार इतने परेशान हो गए लोग कि अपना अंगूठा ही काटने लगे कि हमारा अंगूठा ही नहीं, हम कैसे उस कपड़े सिलें, कब कैसे कपड़े बुने। तो उसमें एक ददनी प्रथा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोट में रख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं गया, कि पूछा जा सकता है। फिर ये भू राजस्व की इन प्रणालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अतिरिक्त धन की प्राप्ति होने लगी। जब ज़्यादा पैसा आने लगा तो ये उसको इन्वेस्ट करने लगे। उनको लगा कि अब इसको और ज़्यादा त्वरित कैसे बनाए, ज़्यादा प्रभावी कैसे बनाए, यहाँ से सामान को भेजने का, और वापस जो सामान इंग्लैंड से आ रहा है उसको बाजार तक पहुँचाने का। तो उन्होंने, मैंने बताया आपको, रेल की व्यवस्था की। तो रेल का जो निर्माण स्टार्ट हुआ, रेल का विकास स्टार्ट हुआ, उसमें भी पहले प्राइवेट कंपनियां ही रेल बना रही थी। रेल जो बना रही थी आपकी, प्राइवेट कंपनियां ही रेल बना रही थी। 1800, आपको पता है 1853 में पहली रेल चली थी कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में पहली रेल। और 1854 में दूसरी रेल चली थी, वो चली थी कलकत्ता से रानीपुर तक। कलकत्ता से रानीपुर। तो रेल के विकास का एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसको हम लोग कभी बाद में देखेंगे। तो आज इतना याद रखिए, रेल के विकास में पहले तो प्राइवेट जो प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। सरकार ने, जो निवेशक थे, जो पैसा लगा रहे थे, पूंजी लगा रहे थे, ब्रिटिश के जो पूंजीपति थे, उनको न्यूनतम 5% रिटर्न देने का सुनिश्चित भी किया था। तो ब्रिटिश पूंजी भी रेल में लगने लगी थी। जब रेल आ गई दोस्तों यहाँ पे इंडिया में, तो एक बहुत व्यापक क्रांति आ गई यहाँ के। जो आपके कृषि में भी आई क्रांति, व्यापार में भी क्रांति आई। उसमें क्या हुआ, जो चाय, कॉफी, रबर, नील, इनके इनको उपजा उपजा करके इनको एक छोर से दूसरे हिस्से तक वहां पे आपको ले जाने लगा, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ इसको ले जाने लगा। और इससे क्या होगा, इनकी खेती में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में कितना चाय का बगान है, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा बगान है साउथ इंडिया में, रबर के बहुत सारे बगान है, गार्डन कहते हैं। आप मसूरी कभी घूमने गए होंगे तो वहाँ पे एक कंपनी गार्डन है, उसका नाम है कंपनी गार्डन। कई लोगों को लगता है इसका नाम कंपनी गार्डन क्यों है, तो क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश किया था। और ये गार्डन क्या था, टी गार्डन था, टी एस्टेट कहते थे इसको, जिसमें कि चाय उगाया जाता था। तो ये इसीलिए इसको कंपनी गार्डन भी कहते थे। तो इस तरह से कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दार्जिलिंग कभी आप घूमने जाएं, या कहीं आप नॉर्थ ईस्ट में और भी पॉइंट्स पे जाएंगे, या साउथ में जाएंगे, तो आपको कंपनी गार्डन खूब मिलेंगे। ये उन्हीं नीतियों का
प्रभाव था। उसी में एक आती है नील की खेती, जो हम बाद में देखते हैं कैसे ये गांधी जी ने आकर के चंपारण में एक कृषि आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन। तो उसी कड़ी में एक है नील की खेती। इसमें क्या था कि नील जो था आपका कपड़ों में डाई करने के यूज में आता था। और इसमें क्या था कि यहां से नील की खेती करवाते थे। तीन कठिया सिस्टम था एक तीन कठिया सिस्टम। कट्ठा क्या होता है? कट्ठा एक यूनिट है लैंड को मेजर करने की। तो एक बीघा जमीन में 20 कट्ठा होता है। एक बीघा जमीन में 20 कट्ठा होता है जमीन। ठीक है, 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में अगर आपके पास एक बीघा जमीन है तो 20 कट्ठा हुआ आपका। और 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे 3 कट्ठा जमीन पे 20 कट्ठे में 3/20 कर सकते हैं। इसमें आपको करना पड़ेगा, नील उगाना पड़ेगा। आप चाहें चाहे ना चाहें, आपको नील ही उगाना पड़ेगा। पैसा वो जो देंगे तय करेंगे, उसी रेट में देंगे। आपको नील उगाना है, अंग्रेजों को देना है। फिर बाद में क्या हुआ, ये मैंडेटरी था, ये अनिवार्य था। तो इससे शोषण शुरू हो गया। बाद में जब वहां पे डाई का आविष्कार हो गया, जब बाद में रासायनिक रंग का आविष्कार हो गया, तो फिर नील की मांग कम हो गई, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म नहीं किया इन लोगों ने। तो इन किसानों को 3/20 पे उगाना ही पड़ रहा था। 3 कट्ठा पे इनको खेती करनी पड़ी थी नील की। और क्योंकि अनुबंध रिवाइज नहीं हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसके कारण से काफ़ी परेशानी हुई। नील की मांग कम हो गई क्योंकि रासायनिक रंग जो थे बाजार में उसका डेवलपमेंट हो गया, डाई का आविष्कार हो गया था। तो फिर लोग नील का जो मार्केट था वो खत्म हो गया था। इसी में फिर डाक की स्थापना होती है, डाक विभाग की। जो कम्युनिकेशन के साधन उनको इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया कि सूचना जो भी है थोड़ा जल्द से जल्द कहीं भी पहुंच जाए तीव्र गति से। और वहीं देखें, जब ये सब चल रहा है, अगर इनकी मंशा होती यहाँ पे डेवलपमेंट की, तो ये यहाँ पे भी कुछ कर रहे होते। जो आपका कपास उगाए जा रहे हैं, तो कपास से जो कपड़े बन रहे हैं, वो कपड़े का मिल यहाँ बनाते हैं बड़ी बड़े तादाद में। इक्का दुक्का बना है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है, लेकिन आपको कहीं इसका व्यापक असर नहीं दिखता है। क्यों? उससे अगर यहाँ पे मिल बनते, यहाँ फैक्ट्री बनती, तो यहाँ के लोगों को कल कारखानों में रोजगार मिलता, और रोजगार जब रोजगार मिलता तो यहाँ के लोगों का समुचित विकास होता। पर इसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। कई लोग का ऐसा मानना है कि भारतवर्ष में सिर्फ इंग्लैंड लूटे नहीं, उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है। जैसे रेल दिया, डाक दिया, टेलीकम्युनिकेशन के साधन दिए, मॉडर्न एजुकेशन को उन्होंने लाया। तो इसके पीछे उनका एक अलग उद्देश्य है, हम देख चुके हैं इसमें। क्योंकि अगर उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य होता है डेवलप करने का, तो वो यहाँ पे भी मिल लगा रहे होते बड़े बड़े बड़ी संख्या में। यहाँ पे कोई मैनचेस्टर होता, जो कि यहाँ पे नहीं दिखता है आपको। यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, जो कि नहीं दिखता है आपको यहाँ पे। आज भी जीडीपी में भारत में देखिए मैन्युफैक्चरिंग का कितना कम कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने कहीं भी इस तरह के कल्चर को, इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया। कभी उन्होंने इनको बढ़ने नहीं दिया। फिर इसमें है विनिर्माण केंद्र भारत में ना होकर, वही पे पॉइंट ये वाला भी है कि जो भी विनिर्माण केंद्र थे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, वो इंग्लैंड में होते थे, भारत में नहीं होते थे। जिससे कि अगर भारत में होते तो फिर भारत के जो एंड प्रोडक्ट जाते इंग्लैंड में, तो उनको क्या होता, कंपटीशन मिलता इंग्लैंड के इंडस्ट्रीज को। लेकिन वो इसमें कतई इंटरेस्टेड नहीं थे। 1853 से 69 तक आप देखें, जो रेल का विकास हो रहा है, उसमें क्या था, निजी उद्योगों द्वारा रेल का निर्माण किया गया था। जो निजी उद्योग थे, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, उन्होंने रेल का निर्माण करवाया। 1869 में ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया था और उन्होंने पूरा निर्माण करवाया था 69 के बाद। रेल में एक आध क्वेश्चन और भी आता है, वो एक वर्थ कमीशन आया था। एक वर्थ कमीशन, जिसने रेल का एक अलग बजट देने का प्रपोजल रखा कि रेल को जनरल बजट, आम बजट से अलग रखो। तो 1921 में एक वर्थ कमीशन आया था। आप देख सकते हैं कि रेल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था उस समय की इकोनॉमी का, कि इसको एक अलग से बजट बनाया गया इसका, कि अर्थ बजट के अलावा, जो जनरल आम बजट है उसके अलावा एक रेल बजट भी हो। तो एक वर्थ कमीशन के अनुसार आया था। और बहुत ही दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, अभी रिसेंट में ये खत्म हुआ और फिर से इसको आम बजट के साथ मिला दिया गया है। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि किस बजट में, भारत के किस बजट में अभी जो स्वतंत्र भारत है, इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसमें रेल के बजट को आम बजट का हिस्सा बना दिया गया, उससे मिला दिया गया। ठीक है। तो रेल के विकास कैसे क्या हुआ, फिर लोहा कोयला इनका ट्रांसपोर्टेशन बड़े स्तर पे शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, फिर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती चली गई, एक वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स आप देख ही रहे हैं। और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर कमजोर होती चली गई। और ये क्या था, ये कोई अपने आप नहीं हो रहा था, ये एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था, ताकि यहाँ से ब्रिटेन के इंडस्ट्री को कोई कंपटीशन ना मिले, और जो भी पैसा है वो यहाँ ना रह के वो इंग्लैंड जाए अधिक से अधिक अमाउंट में।
तो यहीं से आती है थ्योरी का, आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। धन के निष्कासन का सिद्धांत या बहिर्गमन का सिद्धांत भी कई जगह लिखा होता है, बहिर्गमन का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ, बाहर जा रहा है, बाहर की ओर मूवमेंट है पैसे का, पैसे का मूवमेंट। ये इंडिया हो गया तो इंडिया से बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी का, उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये किताब बहुत बाद में प्रकाशित हुई थी, 1901 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन उन्होंने थ्योरी बहुत पहले दे दी थी, 1867 में ये थ्योरी रखी थी उन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने इस बुक में उस सिद्धांत को रखा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन इन्होंने इस बुक में ही किया था। 1865, इनके बारे में एक दो क्वेश्चंस, एक दो फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आप देख लीजिए। एक तो ये बड़े वयोवृद्ध नेता भी कहलाते हैं। आप देखिए ये कितना लंबा कालखंड है, लगभग नंबर 92 ईयर्स ओल्ड तक ये इनका जीवन काल रहा, 92 साल तक ये जीवित रहे थे। तो ये वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय आधुनिक भारत में किन्हें वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी से करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। 1865 में इन्होंने डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिल करके, डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिल करके लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, जिसका मेन कार्य क्या था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो प्रताड़ना की दी जा रही है, जो इस तरह से सुनियोजित रूप से आर्थिक लूट मचाई जा रही है, उसको हम उसका खुलासा करें, उसका प्रचार प्रसार करें बाहर यूरोप में, बाहर इंडिया से बाहर। 1892 में एक फैक्ट और भी है, ये लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य के रूप में चुने गए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिर इनके समर्थन में बाद में अन्य जो आपके जो बुद्धिजीवी थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो विद्वान थे उस समय के भारत के, उन लोगों ने भी अपने अपने बुक में, अपने अपने रचनाओं में, शोध में इस चीज़ को हाईलाइट किया। उस क्रम में नाम आता है एक आर सी दत्त का, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक में इन्हीं इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, समर्थन किया। एम जी रानाडे ने, महाराष्ट्र में एक बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने भी एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी लिखा है, इन दोनों बुक का नाम याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने सेम थ्योरी को सपोर्ट किया। इसी कड़ी में जीबी जोशी और पीसी रॉय का भी नाम आता है। विलियम डिब्बी जो क्या थे, ये यूरोपियन थे, ये ब्रिटिश थे। उसके बाद भी इन्होंने भी धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हो रहा है। इस कड़ी में एक इंटरेस्टिंग वाकया है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, सर सैयद अहमद खान ने इसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने बोला कि भारत की जो आर्थिक स्थिति खोखला हो रही है, इसमें कोई ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक अपने आप में इस तरह का स्ट्रक्चर खुद बना हुआ है, इसमें कोई ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप नहीं है। इसका कारण यह था कि कहा जाता है कि ये बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर भारत, या फिर जो आप कहें कि भारत में 1857 क्रांति के बाद जो मुस्लिमों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था इंडिया में, उसके कारण ये चाहते थे कि ब्रिटिश के मेन टारगेट पे मुस्लिम ना रहें, तो वो उनको इन चीज़ों से दूर रखने के लिए चाहते थे कि ये अंग्रेज के खिलाफत ना जा करके अंग्रेज का समर्थन लेके मुस्लिम समुदाय का एक विकास हो, उनका शैक्षिक विकास हो, उनका आर्थिक विकास हो, उनका सामाजिक राजनीतिक विकास हो। तो ये धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे थे, बहुत ज़्यादा अंग्रेजों का इन्होंने सपोर्ट किया। ये कांग्रेस की स्थापना के विरोध में भी थे। इनको हम आगे देखेंगे, जब इंडियन मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में आएंगे तो वहां पे हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें उन्होंने जो हाईलाइट किया, जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया था इन किताबों में, इन किताबों में विशेषकर जो दादा भाई नौरोजी किताब थी, उसमें था कि 1757 के बाद हमने देखा था कि किस तरह से मीर कासिम को पहले बिठाया गया था प्लासी की लड़ाई के बाद, तो ये उपहार देने लगे थे अंग्रेज बहुत ज़्यादा। उसमें करोड़ों की संपत्ति उपहार के नाम पे इंग्लैंड जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 64 के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा, क्योंकि 64 में भी मीर जाफर को बिठाया गया था जो कि कठपुतली था, और दीवानी राइट्स मिल गए थे तो उससे बहुत सारा पैसा जा रहा था। तो उपहार के नाम पर, दीवानी राइट्स के नाम पर करोड़ों रुपए इंग्लैंड जा रहा था। बगानों बगानों मतलब गार्डन्स, इंडस्ट्रीज, उद्योगों, भारतीय बाजारों में जो ब्रिटिश निवेशक का पैसा लगा हुआ था, उसमें ये बहुत ज़्यादा पैसा उनको ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में देते थे। इससे भी जो भारत की जो पैसा भारत में रहना चाहिए था वो बाहर जाता था। शेयर धारक जो थे ब्रिटिशर्स, जो कैपिटलिस्ट थे वहाँ के ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के जो पूंजीपति थे, अन्य कंपनियां जो पैसा लगा रखी थी, उनको भी एक
शेयर जो ये होता है, लाभांश होता है, बेनिफिट होता है ना, उसके रूप में शेयर उनको भी लाभांश दिया जाता था, जो यहाँ के इकोनॉमी में जो रहना चाहिए था वो इनको ना मिल करके ब्रिटिश पूंजीपतियों को जाता था। सेना का व्यय भी भारत पर थोपा जाता था, जो हमने देखा आपके होम चार्जेस के नाम पे, क्या 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 होता था होम चार्जेस के नाम पे, गृह शुल्क जिसको कहते थे। यूरोपीय अधिकारियों को जो वेतन या विशेषाधिकार दिया जाता था, जब भत्ते दिए जाते थे, वो सब भारत के पैसे से ही दिया जाता था। इन सब कारण से बाद में हम देखते हैं ये सब आर्थिक जो नीतियां थी, इसके कारण से यहाँ के किसानों की जो दरिद्रता, या किसान ही नहीं, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो छोटे जमींदार थे, जो आम नागरिक थे, सेना थी, सेना में बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कैसे 1857 क्रांति में जो तात्कालिक कारण था और जो एक दीर्घकालिक कारण था, उसमें भी सेना में गहरा असंतोष था। यहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, एक तरह से सबके अंदर कहीं ना कहीं एक रोष व्याप्त था कि जो इनकी पॉलिसी थी उससे सब प्रभावित हुए थे। यहाँ के लोकल राजा भी प्रभावित हुए थे, यहाँ के व्यापारी बड़े ही प्रभावित हुए थे, यहाँ के किसान भी प्रभावित हुए थे, यहाँ के जो आपके इंटेलेक्चुअल्स थे, जो सेना में थे, जो सिविल सर्विसेज में थे, वो सब प्रभावित हुए थे, और सब ने मिल करके एक प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं सबके अंदर से आ रही थी, रिएक्शंस आ रहा था। और इसी का प्रतिफल हम देखते हैं कि कैसे ये बाद में 1857 की क्रांति में बदलता है। यही छोटे छोटे जो अंदर से वो सबके अंदर चल रहे हैं स्ट्रेस, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वही बाद में कंबाइंड और एक्यूमुलेट होकर जुड़ करके 1857 क्रांति में बदलता है, जिसकी परिणति होती है। इसको हम एक बहुत बड़ा क्लास है अपने आप में, 1857 क्रांति, इसको हम कल डिटेल में अगली क्लास में हम देखेंगे, कवर करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसके बाद हम इस क्वेश्चंस को करते हैं, इस क्लास के क्वेश्चंस को, कि इस क्लास में जो क्वेश्चंस आए हैं अदर एग्जाम्स में, उसको वन बाय वन देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो पहले तो ये नाम कौन सा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया था आपको कि मालगुजारी, जागीरदारी, इस्तमरारी, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब एक ही नाम है। और इसको किसने लागू लागू किया था? इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पंचसाला जब आया था वार्डन हेस्टिंग्स के टाइम पे, उसको खत्म करके इसने स्थायी बंदोबस्त लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुंडो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित रखते हैं। तो टॉमस मुंडो, हमने उस स्लाइड में देखा था, किसको लाया था उन्होंने? मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा को लाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी, देखिए रैयतवाड़ी से कई क्वेश्चन आ रखे हैं। तो रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, कहाँ था ये था दक्षिणी भारत में, मद्रास प्रेसिडेंसी में था। ये आपके 14 क्वेश्चन है। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से हमने देखा क्वेश्चन का पहले वाले क्वेश्चन में टॉमस मुंडो, और रीड भी था इनका नाम। ये भी आपके 2008 में पूछा गया है यूपी पीसीएस के। फिर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की। एक ही क्वेश्चन को मैं इसलिए बार बार ला रहा हूं, आप देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन अलग अलग रूप में पूछा जा रहा है स्टेट एग्जाम्स में। टॉमस मुंडो। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, दक्षिण भारत में। ये क्वेश्चन देखिए इतनी बार पूछा जा चुका है स्टेट में, पीसीएस में और यूपीएससी आईएएस में भी। ये देखिए आईएएस 2012, बड़ा रिसेंट क्वेश्चन है ये, 2012 में पूछा गया है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। किसानों द्वारा लगान सीधे किसान को दिया जाता था, बिल्कुल सही। हमने देखा था कैसे इसमें बीच में बिचौलिए नहीं थे, जमींदार नहीं थे। इसमें कर कितना था? 30 से 35% कर था इसमें। और सीधे इसमें किसान भू के स्वामी होते थे, अपनी भूमि के स्वामी होते थे। और जमींदारी से बीच में नहीं थे। और जो दीवानी थे, जो दीवान शुल्क देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था रिवेन्यू के लिए, भू राजस्व का, वो सीधे किसान देते थे अंग्रेजों को। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो इस तरह से आप देखेंगे तीनों आंसर इसके सही हैं। और ये आप तीनों हमने पॉइंट देखा था वन बाय वन स्लाइड में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे? कौन थे ये? सर सैयद अहमद खां। ये उसको नकार दिया था इन्होंने। आरसी दत्त ने सपोर्ट किया था, एमजी राणा ने सपोर्ट किया था, इन्होंने नकार दिया था। इस पुस्तक की रचना किसने की है? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने किया है, इस बुक की रचना की है। अनुद्योगीकरण अनुद्योगीकरण
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप देखिए कब स्टार्ट हुआ था, 1813 में। तो बिल्कुल ये कथन सही है, क्योंकि उसमें आया था इंडियन चार्टर एक्ट आया था। इंडियन चार्टर एक्ट आया था 1813 में, जिसमें मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड की घोषणा की गई थी। चाय और चीन, ये दो पॉइंट इसको छोड़ करके। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। बिल्कुल सही है। तो दोनों आंसर सही है, 1 और 2 दोनों सही है। फिर नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी इनकी? ये भी आईएएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए इस पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में भी, और स्टेट पीसीएस के जो अभी वर्तमान में रिसेंट ईयर के एग्जाम है उसमें पूछा गया है। क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस के, और ये चैप्टर है पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें जनरेट होता है। ये पूरा टॉपिक ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो इसमें समझने वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, फैक्ट बहुत कम है इसमें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी इनकी? तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया था अपने बुक में। और एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की। तो नहीं, उनका धार्मिक सुधार आंदोलन में कोई ज्यादा योगदान नहीं है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ये भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी सामाजिक और धार्मिक वाले फ्रंट पे उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनका कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने हाईलाइट किया था इकोनॉमिक जो इनजस्टिस इंडिया के साथ हो रहा था उस पार्ट को हाईलाइट किया था। तो इसका आंसर होगा केवल एक, ए है इसका आंसर। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? देखिए सिंचाई व्यवस्था जो थी, हमने भी देखा कि कैसे जब पैसा ब्रिटिश के पास थोड़ा आ गया द्वैत शासन के बाद, तो उन्होंने उस पैसे से अपने व्यापार को और ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको और प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने संचार और यातायात के साधन को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, कृषि को अपने जो उसके उनके बागान थे, उनके जो अपने अनुसार उन्होंने खेती करवाना शुरू की थी किया था, तो उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने जो आधुनिक खेती की प्रक्रियाएं थी उसको इन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया। तो सिंचाई की व्यवस्था इसी कड़ी का एक हिस्सा है, सिंचाई। तो सिंचाई जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, उसको इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। आपको पता होना चाहिए कि अभी भी दुनिया में जो सबसे बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान का है। बेस्ट इरिगेशन सिस्टम कहाँ का है? पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया में बेस्ट इरिगेशन सिस्टम, सबसे अच्छी सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई प्रणाली कहाँ की है? वो है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंजाब वाले प्रांत में, जो भारत का पंजाब और आपके पाकिस्तान का पंजाब है, सबको मिला के एक पंजाब कहते थे, वहाँ पे कई नदियाँ थी। और उन नदियों के जो आपसी कनेक्शंस हैं, जो उनके ट्राइब्यूटरीज हैं, उससे बहुत सारे नहर निकाले गए। और पंजाब इसलिए देखिए कितना ज़्यादा आत्मनिर्भर हुआ कृषि के क्षेत्र में। उन्होंने जो भी क्रॉप्स थे, जो आपके परंपरागत खेती है या नगदी खेती, फसलों की खेती है, उसमें वो कैसे अग्रणी हुआ। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी इरिगेशन को स्ट्रॉन्ग करने की। तो उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था पंजाब वाले रीजन में, जिससे कृषि के क्षेत्र में पंजाब अग्रणी हुआ बाद में। और इसी खुदाई में, इरिगेशन जो की खुदाई चल रही थी, तो उसी में आपको मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष मिलते हैं, इसी खुदाई के समय में ही मिले हैं। और उन्हीं खुदाई के बाद फिर से भारत का इतिहास बदल गया था, प्राचीन भारत का। क्योंकि जो हमारे पास जो सोर्सेस थे, हम लोग मानते थे कि जो ऋग्वेद का काल है वहीं से प्राचीन भारत की शुरुआत होती है, लेकिन फिर पता चलता है कि उसके पहले भी एक बहुत ही फलती फूलती शहरी सभ्यता है, जिसे हम एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे कभी आगे। तो उसी खुदाई में ही ये सब शहरों के अवशेष निकलते हैं इरिगेशन सिस्टम में। तो ठीक है दोस्तों, तो आज पंजाब वाला जो पार्ट पाकिस्तान में चला गया, वहाँ आज भी उन्हीं अंग्रेजों की देन है कि बहुत ही बढ़िया इरिगेशन सिस्टम है पंजाब पंजाब वाले पार्ट में आज भी। तो उन्होंने दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ही वाज हिमसेल्फ इरिगेशन इंजीनियर। ये खुद अपने आप में सिंचाई अभियंता थे। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस के 2016 में। बताइए कहाँ से क्वेश्चन लाया गया है ये? आपको बहुत ही कम जगह इसका उल्लेख मिलता है इस क्वेश्चन का, इसको कहीं कवर नहीं किया गया है। तो इसको आप याद रखें, सर आर्थर कॉटन। ठीक है। इन्होंने एमईएस बनाया। आप देखेंगे इसमें कि इन्होंने सिर्फ आपके रेल ही तक सीमित और रोड तक सीमित नहीं रहे, डाक तक ही सीमित नहीं रहे, टेलीग्राम तक ही सीमित नहीं रहे। इन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का विस्तार किया। जो भारतीय सेना सेना है, सैन्य क्षमता है, उसको और प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया,
उनके जो अंदर के जो रोड्स थे, उनके जो मेंटेनेंस के एरिया थे, उनके बैरक को बनाने के लिए, उनके पुल को बनाने के लिए, जो उनके टेरेन्स थे, अनइवन टेरेन्स जो क्षेत्र हैं पहाड़ के और जो भी जो कठिन टेरेन्स हैं, उनमें उनके सुगम आवागमन के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग सिस्टम डेवलप किया था, जो कहते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सिस्टम डेवलप किया उन्होंने। ठीक है, मिलिट्री सर्विसेज आज भी है, MES। उन्होंने PWD बनाया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, जो रोड्स और भवन जो थे सरकारी यूज के भवन, गोडाउन, FCI के, ये सब PWD पहले बनाती थी। तो PWD उन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया, PWD का। उन्होंने IIT रुड़की, IIT तो बाद में बना। उन्होंने थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो आज का रुड़की कॉलेज ऑफ IIT रुड़की है, आप लोग जानते होंगे। इंडिया में IIT अभी, अब तो कई IIT हो गए, पहले बहुत ही कम IITs थी, 5-6 IIT थी, और नेहरू जी ने लाया था IITs के कॉन्सेप्ट को। तो इंजीनियरिंग के जो की जो पढ़ाई थी इंडिया में, वो पहले नहीं थी मॉडर्न एजुकेशन। तो इन्होंने थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से 1870 के दशक में रुड़की में स्थापित किया था, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको बाद में रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम दे दिया गया, और बाद में अब जाके वो IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने ये सब व्यवस्था यहाँ पे लाई। एक क्वेश्चन है, ये भी IAS 2011 क्वेश्चन है, कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज, मैंने बताया था भी होम चार्जेज, गृह शुल्क में भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। तो कौन कौन सा महत्वपूर्ण अंग था, इसमें क्या क्या संगठक क्या थे, इससे क्या क्या कंपोनेंट थे। तो पहला तो आपका है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल सही। इंडिया ऑफिस जो था, जहां पे बैठते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, उनके भरण पोषण के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी, जो खजाना था, उसको डालते थे इसमें। फिर भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी उसका कंपोनेंट था, होम चार्जेस का। एक है थर्ड, भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये नहीं था। मैंने आपको स्पेशली इसको लिखवाया था कि जो भारत के बाहर युद्ध होते थे, भारत के साम्राज्य विस्तार, भारत के बाहर जो ब्रिटिशर्स के युद्ध होते थे उनके साम्राज्यवादी नीतियों के कारण, तो उसमें जो खर्च होते थे, उस खर्च को होम चार्जेज में या गृह शुल्क में शामिल नहीं किया जाता था। तो इसमें 1 और 2 सही है, 3 नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि जो ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियां थी, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, और उससे किस किस तरह की जो हानि है, जो अर्थव्यवस्था की जो जो चरमराई है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, उसमें उनका कितना योगदान है ब्रिटिशर्स का। उसी क्रम में हमने यह भी देखा कि उन्होंने कैसी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। उन्होंने रेल को, सड़क को, उन्होंने इरिगेशन को, उन्होंने लोक निर्माण विभाग को, उन्होंने अन्य चीज़ों को भी विकसित किया। उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को विकसित किया, उन्होंने मॉडर्न एग्रीकल्चर को विकसित किया। तो और ये सब के विकास के पीछे उनकी एक ही मंशा थी। वो मंशा क्या थी? इंग्लैंड की इकोनॉमी को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, और यहाँ से भाव में, थोक में, यहाँ से अधिक माल को, कच्चे माल को ब्रिटेन तक पहुंचाना, बिल्कुल सस्ते और तेज रफ्तार से। और जब वहां से माल आए तो जल्दी से जल्दी वहां के माल को बाजार में यहाँ तक पहुंचाना। तो उनका अपना मेन टारगेट कुछ और था। उसमें यह हुआ कि भारत में भी कई चीजें, आधुनिक चीजें आ गई। तो ये एक उसका सब्सिडरी एडवांटेज था, मेन एडवांटेज नहीं था। एनीवे, तो हम लोग देखेंगे इस इन तमाम नीतियों के कारण जो भारत में जो एक क्षोभ प्रकट हुआ, जो लोकल स्थानीय राजाओं के जो जमींदार थे, जो आपके किसान वर्ग है, जो आपके सैन्य वर्ग हैं, इन सब के अंदर जो आपके रोष प्रकट हुआ है, वो बाद में किस तरह से एक बड़ी क्रांति में तब्दील होता है, 1857 क्रांति, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम निकाला इसके लिए। जय हिंद।